Hello everyone. Welcome to Soul of Chemistry. My dear friends. आज हम डिस्कशन करेंगे रेट लॉ एंड रेट एक्सप्रेशन, रेट इक्वेशन. ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको ये नोटिफाई करना चाहता हूँ कि माय डियर फ्रेंड्स कि आजकल इंडिया में हर एक यूनिवर्सिटी में एक ही सिलेबस चल रहा है. फिर भी थोड़ा बहुत कोई भी डिफरेंस आए तो आप लोगों को हम दूसरे कोर्सेज से जो वीडियो आपका हमारे इस सेमिस्टर में नहीं है आपके लिए, तो दूसरे सेमिस्टर का जो वीडियो आपके लिए होगा उसको दे के आपको हम कवर कर लेंगे. कोई बात नहीं, आप आराम से हमारा ये कोर्स ले सकते हैं सेमिस्टर 3 का. एनीवे माय डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करते हैं रेट लॉ एंड रेट इक्वेशन. ठीक है, लेकिन इससे पहले हमको समझना चाहिए ये जो रिएक्शन है ये किस टाइप का रिएक्शन है. किस टाइप का रिएक्शन मतलब एज पर एज रेट लॉ एंड रेट इक्वेशन इज कॉन्स्टेंट, हम इक्वेशन को दो प्रकार के डिवाइड करते हैं. कैसे? रिएक्शन हमारे लिए दो प्रकार के होते हैं. जब ये बात हमको डिस्कशन करना है रेट लॉ एंड रेट इक्वेशन, एक होता है एलिमेंटरी रिएक्शन. फर्स्ट टाइप होता है एलिमेंटरी रिएक्शन और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. क्या होता है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. एलिमेंटरी रिएक्शन क्या है? एलिमेंटरी रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ए सिंगल स्टेप. टेक्स प्लेस इन ए सिंगल स्टेप. और क्या होता है? अगर ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में होता है इसका मतलब इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट होगा नहीं होगा उसमें. तो विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ, और इधर जोड़ भी सकते हैं सिंगल स्टेप, विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट. अगर इंटरमीडिएट के बिना एक ही स्टेप में एक रिएक्शन हो जाए तो इसको हम बोलते हैं एक एलिमेंटरी रिएक्शन. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है माय डियर फ्रेंड्स? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है कि टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप. टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप. इसका मतलब क्या है? इंटरमीडिएट डेफिनेटली आएगा. यानी एग्जाम्पल में ले सकता हूं, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हम समझ जाएंगे इसका मतलब इसका ऑपोजिट जो है एलिमेंटरी रिएक्शन, इसको समझने में कोई तकलीफ नहीं होगा. माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरे लिए रिएक्शन है 2A + B गिविंग प्रोडक्ट, ये है एक रिएक्शन मेरे लिए, जनरल रिप्रेजेंटेशन ले रहा हूं मैं. इसका मैकेनिज्म को जानना चाहिए क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में हम जनरली रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के ऊपर फोकस करेंगे. ये पहले मैं बोल चुका हूं. तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी क्या होगा, इसका मैकेनिज्म में एक जनरल रिप्रेजेंटेशन लेके आपको समझा दूंगा कि कैसे ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मोर देन वन स्टेप रिएक्शन में जाता है. यानी कंसिडर करें कि A एंड B, 2A था ना, तो एक A एंड B के साथ मिलके पहले C बनता है. वो जो C फर्स्ट स्टेप में बनता है और जो रेस्ट एक A था इसके साथ बन के हमको प्रोडक्ट देता है. ये वेरी क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स यू सी, अगर हम ये दोनों स्टेप को, ये है स्टेप 1, ये है स्टेप 2, यानी मोर देन वन स्टेप में रिएक्शन हो रहा है. ये C क्या है? ये C ही आपके लिए इंटरमीडिएट है माय डियर फ्रेंड्स. ठीक है, क्या है? इंटरमीडिएट. ये इंटरमीडिएट दो स्टेप को मिला लेंगे तो C कैंसिल हो जाएंगे. वही आपको फाइनल रिएक्शन 2A + B गिविंग प्रोडक्ट इसको शो कर देंगे. इसका मतलब ये है कि ये जो एबव रिएक्शन था, ये वाला रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसमें इंटरमीडिएट फॉर्म होता है C, मोर देन वन स्टेप में होता है. तो ये होता है आपके लिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन.
क्यों ऐसे हम इंपॉर्टेंस देते हैं एलिमेंटरी एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन करके? हाँ, इसलिए देते हैं कि किस टाइप का रिएक्शन के लिए कैसे रेट को हम डिटरमिन करेंगे, कैसे लिखेंगे इसका रेट इक्वेशन, रेट एक्सप्रेशन। चलिए डिस्कशन करते हैं। पहले तो ये जो एलिमेंटरी रिएक्शन है, जो एक स्टेप में विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट होता है, इसके लिए हम लॉ ऑफ मास एक्शन कैन बी अप्लाइड। क्या है रे? कैन बी अप्लाइड। लॉ ऑफ मास एक्शन को अभी हम डिस्कशन करेंगे। ये लॉ ऑफ मास एक्शन हम एलिमेंटरी रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेयर एज ये जो है इस वाला रिएक्शन में है लॉ ऑफ मास एक्शन कैंट बी अप्लाइड। लॉ ऑफ मास एक्शन कैंट बी अप्लाइड। ठीक है, तो कैसे फिर डिटरमिन करेंगे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करने के लिए हमको एक्सपेरिमेंट का हेल्प लेना पड़ता है। इधर तो लॉ ऑफ मास एक्शन को देख के, लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करके हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन में ही एक रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में इंडिकेट किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि एलिमेंटरी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, इसका रेट लॉ क्या है, रेट इक्वेशन क्या है, फिर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रेट लॉ, रेट इक्वेशन क्या है। थैंक यू। आई थिंक यू हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और लिख चुके हैं, तो ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, अभी आइए कि लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, इसका स्टेटमेंट क्या है? द रेट, सबसे सिंपल स्टेटमेंट लेंगे, द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स, ए substance reacts is directly proportional to its concentration, and the rate of reaction ROR is directly proportional टू द प्रोडक्ट ऑफ, यानी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, प्रोडक्ट ऑफ किसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है? प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशंस ऑफ, किसका कंसेंट्रेशन? ऑफ रिएक्टेंट्स। ये होता है स्टेटमेंट। ठीक है, तो द रेट एट व्हिच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसेंट्रेशन, एंड द रेट ऑफ होल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और आगे लिखेंगे तो भी लिख सकते हैं, वो लिखने का जरूरत भी है, क्योंकि ये आएगा, हम समझेंगे पूरा। इच कंसेंट्रेशन टर्म रेज्ड टू द पावर इक्वल टू the coefficient or stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation, in the balanced chemical equation। ठीक है, ये होता है आपके लिए स्टेटमेंट। अब इसको नोट कर लेना। ठीक है, पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि हमको स्पेस चाहिए। हम इसको अभी इरेज करेंगे और हमारा एग्जाम्पल के तरह चलेंगे। इसका दो पार्ट है अब तक, इधर तक एक पार्ट और दूसरा पार्ट ये है। द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ होल ऑफ द रिएक्शन इज द सेकेंड पार्ट, एंड ए सब्सटेंस एंड इट्स रेट, द रेट एट विच ए डेफिनाइट सब्सटेंस, ए पर्टिकुलर सब्सटेंस रिएक्ट्स, ये होता है फर्स्ट पार्ट के लिए। अभी हम एक के बाद एक रिएक्शन लेंगे और समझते चलेंगे। ठीक है, ओके। अभी
अभी ठीक है, इधर ही ले लेते हैं। कंसीडर एक रिएक्शन लेते हैं ए गिविंग प्रोडक्ट, इसका मतलब ये एक ही रिएक्टेंट है। रेट एट विच द सब्सटेंस, रेट एट विच द सब्सटेंस मतलब इधर सब्सटेंस कौन है, ए है। रेट एट विच ए रिएक्ट्स, ए कितने जोर से रिएक्ट करेगा, हम डिस्कशन कर चुके हैं। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन माय डियर फ्रेंड्स, पर यूनिट टाइम एक रिएक्टेंट का कितना अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन। अगर एक रिएक्टेंट फास्ट रिएक्शन देता है, एक रिएक्टेंट जल्द ही जल्द प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब पर यूनिट टाइम उसका मोल पर लीटर यानी कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, जल्दी से जल्दी कम हो जाएगा। अगर धीरे धीरे रिएक्ट करता हो जिसका रेट ऑफ रिएक्शन कम है, यानी पर यूनिट टाइम इसका मोल पर लीटर धीरे धीरे कम होगा। ये सिंपल सा बात है ना, हम डिस्कशन कर चुके हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, ये सारे बातें हम डिस्कशन कर चुके हैं। एनीवे, रेट एट व्हिच ए रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी हम ब्रैकेटेड ए लिखते हैं, इसका मतलब ए का मोल पर लीटर कितना है, ए का कंसंट्रेशन कितना है। जो सॉल्यूशन हम ले रहे हैं इस सॉल्यूशन में ए का मोल कितना है, इसलिए मोल पर लीटर इस ए का कितना मोल है, ए है कंसंट्रेशन। सो रेट एट व्हिच ए रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए कंसंट्रेशन, इसका मतलब जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन से शुरू करेंगे उतना ज़्यादा ये ए रिएक्ट करेगा। यानी अगर इसका हम शुरू करते हैं 10 मोल पर लीटर से, तो ये जितने जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अगर 5 मोल पर लीटर से शुरू करेंगे तो थोड़ा धीरे ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो मतलब माय डियर फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन से एक सब्सटेंस को शुरू करेंगे उतना ज़्यादा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, उतना उसका रेट ऑफ रिएक्शन आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, रेट एट व्हिच ए रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अगर हमारे लिए रिएक्शन है ए प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट, अभी क्या हो रहा है कि अभी ये हो रहा है, ये एक सब्सटेंस है, ये एक सब्सटेंस है। फर्स्ट पार्ट में हर इंडिविजुअल सब्सटेंस का रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में इंडिकेटेड हुआ है। हम लिखेंगे इस रिएक्शन को हम इधर ले लेंगे, अच्छा रहेगा। इफ ए प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट, अगर इफ ए प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट, माय डियर फ्रेंड्स, ये ए कितने जोर से रिएक्ट करेगा, रेट एट व्हिच ए रिएक्ट्स, ये जो ए है कितना जोर से रिएक्ट करेगा वो डिपेंड करेगा ए का कंसंट्रेशन कितना ज़्यादा है इनिशियली। ठीक उसी तरह रेट एट व्हिच ये बी कितने जोर से रिएक्ट करेगा डिपेंड करेगा बी का कंसंट्रेशन कितने ज़्यादा है। माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी चेंज द मार्कर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि ये अभी आपको देखना है सेकेंड पार्ट का जो स्टेटमेंट था लॉ ऑफ मास एक्शन का, कि होल ऑफ द रिएक्शन का रेट क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन बोलने से पूरा ये जो ए प्लस बी है ये दोनों किस रेट से प्रोडक्ट देते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इधर आप देखिए स्टेटमेंट में हम लिखे हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये सिंबल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, इसलिए मैं ब्रैकेटेड दे रहा हूं किसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में उसी जो सेकंड पार्ट में लास्ट को क्या, ईच कंसंट्रेशन टर्म इज रेज्ड टू द पावर इक्वल टू कोफिशिएंट, यानी इधर कितना है कि कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब कोफिशिएंट 1 है, यानी इधर पावर है, एक पावर है रेज्ड टू द पावर, ये कंसंट्रेशन का पावर कितना रेज हुआ है 1, क्योंकि कोफिशिएंट 1। इसको समझ भी हम सकते हैं कि
देखिए अगर ये इधर भी हम 1 नहीं लिखते हैं तो भी हमको आइडिया आ जाएगा कैसे रेज हो जाता है पावर। अभी क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स कि अगर मैं ले रहा हूँ a प्लस ए के जगह प्रोडक्ट के लिए मैं ले रहा हूँ कि इफ a प्लस ए गिविंग प्रोडक्ट, इसका मतलब कितना a मिलके प्रोडक्ट दे रहा है 2a, 2a गिविंग प्रोडक्ट, राइट। सो अभी क्या करेंगे इसके लिए, अगर हम ये वाला स्टेटमेंट का ये वाला पार्ट को अगर हम यूटिलाइज करेंगे तो ठीक जैसे हम लिख रहे थे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इधर रिएक्टेंट कौन कौन थे ए एंड बी, लेकिन इधर रिएक्टेंट कौन कौन है ए एंड ए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इनटू ए। सो ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ये जो 2 किधर से आ रहा है, ये 2 ही है कोफिशिएंट, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जितना कोफिशिएंट है वो आके इधर पावर हो जाता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है ना। ठीक उसी तरह अगर मैं लिखूं इफ ए गिविंग प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर ए। ठीक उसी तरह इफ ए प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट माय डियर फ्रेंड, तो क्या आएगा, अभी वेरी क्लियर है, रेट ऑफ रिएक्शन आएगा माय डियर फ्रेंड्स प्रोडक्ट ऑफ concentration of reactants and each concentration term is raised to the power equal to coefficient in the balanced chemical equation। क्योंकि इंडिविजुअल हम लिखते ये कि रेट एट व्हिच ए रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर ए, रेट एट व्हिच बी रिएक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी टू द पावर बी, एंड रेट ऑफ होल ऑफ द रिएक्शन शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट of the concentration of reactants, each concentration term raised to the power equal to coefficient in the balanced chemical equation, balanced chemical equation, balanced chemical equation। Did you get me my dear friends? तो ठीक उसी तरह अभी हमको आइडिया क्लियरली आ गया कि लॉ ऑफ मास एक्शन किधर अप्लाई हो पा रहा था, क्योंकि एलिमेंटरी रिएक्शन जो है, सिंगल स्टेप रिएक्शन जो है, इंटरमीडिएट नहीं बनता है जिधर, उस टाइप का रिएक्शन में ही लॉ ऑफ मास एक्शन, ये खाली रिएक्शन को देख लिया और लिख लिया, अगर मेंशन हुआ है कि ये हमारे लिए एलिमेंटरी रिएक्शन है तो लॉ ऑफ मास एक्शन को कैसे अप्लाई करेंगे कि एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, अगर हमको मेंशन है इफ PCl5 गिविंग PCl3 प्लस Cl2 इज एन एलिमेंटरी रिएक्शन, इसका मतलब हमको मेंशन कर दिया है, ये मतलब ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता। तो इसके लिए बाय लॉ ऑफ मास एक्शन हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन अबव रिएक्शन लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PCl5 का कंसंट्रेशन, और कुछ लिखा नहीं हुआ है इसका कोफिशिएंट, मतलब इसका पावर 1 है, इसलिए हम लिखते नहीं हैं। सो ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PCl5। एलिमेंटरी रिएक्शन अगर कोई भी हमको मेंशन कर दिया है तो अभी हमारा कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करना है और लिख देना है, ठीक है। इफ ए जनरल रिएक्शन MM प्लस N गिविंग प्रोडक्ट, ऐसा कुछ रिएक्शन है, देन इसका रेट ऑफ रिएक्शन इफ जनरल रिएक्शन प्रोडक्ट इज एन
एलिमेंटरी रिएक्शन, हमको ये इंडिकेट हुआ है। और ऐसे भी बोल सकता है कि m प्लस n गिविंग प्रोडक्ट टेक्स प्लेस इन ए सिंगल स्टेप विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। इसका मतलब भी ये होता है कि ये एलिमेंटरी रिएक्शन, इसका मतलब भी ये होता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन हम अप्लाई करके लिख सकते हैं। इसका रेट ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर m इंटू n। इसका मतलब पावर 1 है, ठीक है। अब ये बनता है, ये क्या है इधर कि रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन से क्या रिलेशनशिप है। रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन उस रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन के साथ क्या है, वो रिलेशनशिप को ही हम बोलते हैं रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। इक्वेशन कब होगा, जब इक्वल ले लेंगे। तो अगर मैं लिखता हूं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अभी मैं खाली R लिख रहा हूं, चलेगा कोई बात नहीं, R इज इक्वल टू, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमको चाहिए K M कैपिटल M टू दी पावर स्मॉल m इंटू n। ये बनता है रेट इक्वेशन बन गया ना। हाँ, अभी एक कांस्टेंट आ गया जिसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहता है जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, तब तक ये कांस्टेंट है। टेम्परेचर चेंज होने से रेट कांस्टेंट चेंज हो जाता है, जिसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन में। एनीवे, तो अभी लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करके एक एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ लिख सकते हैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। इस क्लास में अभी हम डिस्कशन कर लिए कि कैसे एक एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कैसे एक्सपेरिमेंटली हम एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट डिटरमिन करते हैं। काफ़ी आसान है। आई थिंक you enjoyed the class. You should give me the feedback. Thank you so much. Keep supporting me. Bye bye.